इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको कुछ डोमिनेंट थीम्स बताई थी। तो जैसे अभी यूपीएससी मेंस आने वाला है तो उसमें भी आप GS1, GS2, GS3, GS4, तो जो हमारा GS3 होता है उसमें जो मेजर पार्ट होता है वो हमारा डायनामिक होता है, क्योंकि उसमें हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके करंट इवेंट बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमने उस दिन 20-25 जो भी डोमिनेंट थीम्स डिस्कस की थी, तो 1 by 1 उसमें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आई विल शो यू कि कंटेंट हमारे पास अवेलेबल होता है, लेकिन उस कंटेंट को हमको एग्जाम रेडी कैसे करना है कि उस जो हमारे पास 8 मिनट का टाइम अवेलेबल है, उस 8 मिनट में 10 नंबर का 15 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो गिवन टाइम में कंप्लीट किया जा सके, राइट। तो आज हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे। अब दूसरी चीज ये कि क्योंकि करंट अफेयर ओरिएंटेड है, डायनामिक है, तो उस पे बेस्ड स्टैटिक चीजें भी पूछी जा सकती है, पास्ट में उससे रिलेटेड इवेंट पूछे जा सकते हैं, बट इट वाज देयर इन द न्यूज में था, इसी वजह से वो एक इंपॉर्टेंट थीम बन जाती है। और जो भी थीम्स हम लोग डराइव करते हैं वो पास्ट आपके जो भी 15-20 साल के जो सवाल पूछे गए हैं मेंस के, सो ऑन दैट बेसिस ये थीम्स निकाल के लेके आते हैं। तो जो आज हम देखेंगे वो है ONDC, तो मेजर डोमिनेंट थीम है। अब हमारे पास सबके पास सेम चीजें होती है बिकॉज वी हैव द सेम सोर्सेज। उस सोर्स में से कैसे आपको इंपॉर्टेंट चीजें निकालनी है वो पहले हम एक एक करके समझते हैं। तो पहला है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, राइट। तो नाम पढ़ के ही हम लोग को पता चल रहा है कि जो डिजिटल नेटवर्किंग है या जो डिजिटल मार्केटिंग है या जो शॉपिंग के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, नाउ एन ओपन नेटवर्क हैज बीन क्रिएटेड। अब उस ओपन नेटवर्क में क्या होगा, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, अमेजॉन से शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, तो व्हेनेवर वी ओपन देयर प्लेटफॉर्म, उसमें जो चीजें होंगी हमारे पास चॉइस नहीं होगी। अगर हमने कोई पर्टिकुलर चीज हमको लेनी है तो वो जो चीज हमको दिखाएंगे हमको वो ही परचेज करनी पड़ेगी, चाहे हम अमेजॉन की बात करें या हम फ्लिपकार्ट की बात करें, तो हम एक तरीके से बंद जाते हैं। अब ओपन नेटवर्क में क्या किया है कि इसको प्लेटफॉर्म बेस्ड से जो है ओपन नेटवर्क बेस कर दिया। अब इसमें क्या होगा, वेराइटी ऑफ सेलर्स विल बी देयर, सब अपना उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो भी उनका डेटा है वो उसमें पुट अप करेंगे, जो भी उनको सामान बेचना है उसका कैटलॉगिंग करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल चॉइसेस रहेंगी। तो ये पूरा जो है इस चीज का, अब इसमें हम लोग देखते हैं ये है क्या एक्चुअल में। और आंसर लिखते समय कुछ भी वेग नहीं लिखना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टर्म्स भी नहीं लिखने, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू राइट, ठीक है। अब बात करते, जैसे अब इसकी बात आई है तो हमें पता होना चाहिए द डेफिनेशन। अब इसमें क्या, इट इज अ फ्रीली एक्सेसिबल गवर्नमेंट बैक्ड प्लेटफॉर्म दैट एम्स टू डेमोक्रेटाइज ई कॉमर्स। तो ये जो टर्म है फ्रीली एक्सेसिबल एंड डेमोक्रेटाइज ई कॉमर्स, तो जब भी आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन में ये टर्म्स कंपल्सरीली आनी चाहिए, आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, राइट। फीचर्स की अगर बात करें, ओपन प्लेटफॉर्म है, नाम से पता चल रहा है, इंटरऑपरेबल है, वॉलंटरी है, नॉट फॉर प्रॉफिट है। कंपनीज एक्ट में जो सेक्शन 8 है उसके अंडर जो है इसको रजिस्टर किया गया है। वॉलंटरी इसलिए है कि अगर सपोज मुझे कोई प्रोडक्ट बना है मेरी कंपनी का और मुझे वो लोगों को बेचना है, तो व्हाट आई विल डू, इस नेटवर्क पे जाके मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर करवाऊंगी। रजिस्टर करवाने के बाद जो जो प्रोडक्ट्स मुझे बेचने हैं उन सब की कैटलॉगिंग होगी, और भी देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट ऑल द स्टेप्स, आपको क्या पता होना चाहिए है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं। तो ये 4-5 है, मैं यहाँ शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि कंटेंट आप सबके पास है, लेकिन उसमें से मेन हमको क्या निकाल के लाना है, ऐसा कि आपका जो A4 शीट का एक साइड है वो आप लास्ट एग्जाम में जो लास्ट मोमेंट होता है जिस दिन एग्जाम है उससे एक दिन पहले आप रिवाइज कर सको, तो उस हिसाब से सारा कंटेंट लिखना है। तो बल्कि पीडीएफ हमको नहीं, जो कंटेंट है वो प्रिपेयर करना है। अब फीचर्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स की बात करो। ऑब्जेक्टिव क्या है, डेमोक्रेटाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अभी वहां क्या था, डोमिनेंट प्लेटफॉर्म से अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो जो दिखाएंगे वही परचेस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, जो एमएसएमईज हैं, छोटे लेवल के जो लोग बिजनेस है वो यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप है। इंक्लूसिविटी फॉर सेलर्स, यहाँ पे आप इंक्लूसिविटी बढ़ा रहे हो, ठीक है, आप उनको एक ब्रॉडर स्कोप दे रहे हो, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो जहां पे वो भी अपनी चीजों को बेच सकते हैं। इंक्रीज्ड चॉइस एंड इंडिपेंडेंसी फॉर कंज्यूमर्स, तो अभी हम लोग कुछ लिमिटेड कैटेगरी में बंधे हुए नहीं है, वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस जहां से हम उनको परचेस कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स हैं, मेन वर्ड्स जो आपको आंसर में यूज करना है। बेनिफिट्स की बात करें, कॉस्ट एफिशिएंसी।
अब 10 जगह से आप कंपेयर करोगे प्रोडक्ट को, तो जो सबसे सस्ता होगा, क्वालिटी वाइज अच्छा होगा, तो यहाँ कंपटीशन बढ़ेगा, तो आपको कम कॉस्ट में अच्छी चीज मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। जो डोमिनेंट प्लेटफॉर्म है वहां पे तो वो जो वैल्यू डिसाइड करेंगे उस वैल्यू पे आपको खरीदना पड़ेगा। मार्केट एक्सपेंशन, ऑब्वियसली जहां पे आपके पास एक ऑप्शन था अभी आपके पास 10 ऑप्शन है, तो दिस शोज मार्केट एक्सपेंशन। कस्टमर एम्पावरमेंट, जो कस्टमर के हिसाब से उसको ठीक लगेगा वो वहां से शॉपिंग करेगा, ठीक है। अब उसके पास कोई लिमिटेड ऑप्शंस नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, बायर साइड एप्स होंगी, सेलर साइड एप्स होंगी और लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म होंगे जहां पे आपको पूरा कैटलॉगिंग वगैरह डालना पड़ता है। तो जो बायर है वो इन एप्स के थ्रू देखेगा क्या क्या चीज अवेलेबिलिटी है जो उसको चाहिए। सेलर साइड में ऑलरेडी वो उन एप्स पे अपलोड कर चुका होगा उन चीजों को, और बीच में आएगा आपका लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म। बेनिफिट की जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया दैट इज स्मॉल आर्टिजन्स एंड एमएसएमईज, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक स्टेप उठाया गया है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। मैंने कई बार कहा है कोई भी अगर अच्छी चीज हमारे सामने होती है तो इट इज ऑलवेज बैक्ड बाय द चैलेंजेस। तो ये तो हमारा वैसे भी एक पूरा कहते हैं एक फ्रेमवर्क है, पूरा एक वे है, द वे यू राइट डाउन द आंसर्स। तो उसमें हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले किसकी बात हो रही है, व्हाट, देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है, फिर चैलेंजेस क्या है। तो ये चैलेंजेस लिखना तो मस्ट है। कॉम्प्लेक्स देन यूपीआई, धीरे धीरे हम डिजिटल जो अभी डेवलपमेंट चल रहा है उससे कहीं ना कहीं रूबरू हो रहे हैं। तो उसमें जैसे यूपीआई अभी लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर यूजिंग इट, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की अभी बात करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अभी कोई जो एमएसएमई है, छोटे लेवल का लोकल सेलर है, उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है, उसके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस अभी जो लोग देख रहे हैं या जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको थोड़ा आइडिया होता है व्हाट इज ओएनडीसी, तो धीरे धीरे करके लोगों को पता चलता है। तो इनिशियली तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं ही आते हैं, कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। वही आपको रजिस्टर करना है, कैटलॉगिंग करनी है, प्राइस बताना है, बहुत सारी चीजें, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स देन यूपीआई। तो इट विल टेक इवन मोर टाइम। डिस्प्यूट रिड्रेसल, अभी कोई गड़बड़ी होगी तो यहाँ पे अमेजॉन को एसोसिएट किया गया है, तो दे विल फाइंड आउट द प्रॉपर सोल्यूशन, ठीक है। तो वो मैकेनिज्म अभी इसमें स्ट्रेंथन करना है। कंपटीशन बहुत होगा, जो लोग ऑलरेडी मार्केट में है बिकॉज दे हैव दैट मच मनी कि वो प्राइस को थोड़ा कम कर सकते हैं ताकि लोग उनके प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदें। और वहीं अगर हम लोकल सेलर की बात करें तो उनका शुरुआती में कहीं ना कहीं कंपटीशन ज्यादा रहेगा, तो इसीलिए दे हैव टू बी पेशेंट एंड वेट फॉर द राइट टाइम। वल्नरेबल टू डेटा सिक्योरिटी, डिस्प्यूट रिड्रेसल नहीं है, और डेटा जो भी आप उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कैटलॉगिंग वगैरह करोगे, उसमें अभी वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। तो दीज आर द कॉमन वर्ड्स, ठीक है। तो आपको इन्हीं को पॉइंट के फॉर्मेट में लिखना है, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे कोई एक इंपॉर्टेंट जैसे कोई वर्ड है तो उसको लिख के अंडरलाइन करके देन आप 3-4 वर्ड में उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। रिमेंबर 150 से 250 वर्ड के बीच में, अगर 10 नंबर का है तो आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं, 15 नंबर का है तो अराउंड 250, एग्जैक्ट 250 कोई काउंट करके नहीं लिखता, इट कैन बी मोर देन 250, लेसर देन 250। तो ये वर्ड लिमिट आपको याद रखनी है बिकॉज वहां पे एक लिमिटेड स्पेस होगा, तो प्रैक्टिस करके जाओगे तो उस स्पेस में इजीली मैनेज कर पाओगे। तो इसीलिए पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ्स में लिखना नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो चेकिंग के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो यू टेंड टू गेट लेसर मार्क इन कंपैरिजन टू दोज जिन्होंने हेडलाइन अंडरलाइन किया है, पॉइंट्स में लिखा है, हाईलाइट किया है, ठीक है। तो अवॉइड राइटिंग इन पैराग्राफ। कंक्लूजन की बात करें, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक भी होना चाहिए, रियलिस्टिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे जो हमारा 2047 का टारगेट, तो वी हैव टेकन द 2047 टारगेट, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते विद इन 3-4 years वील अचीव दैट, ठीक है। तो जो आपका जीरो नेट कार्बन एमिशन वाला 2070 का टारगेट है, तो वो अगर हम ये बोल देते 2030 में अचीव हो जाएगा तो वो आपका रियलिस्टिक नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए कंक्लूजन लिखते समय यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो जैसे ये एक रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हो, इट कैन ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी बाय ब्रिंगिंग मोर रिटेल प्लेयर्स ऑन ई कॉमर्स। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स है, ट्रांसफॉर्म हो गया, रिवॉल्यूशनरी हो गया, तो ये आपके कंक्लूजन में होना चाहिए। बहुत सिंपल सा कंक्लूजन, हमको इसमें नहीं लिखना। अब ये तो बात हो गई कंटेंट की, ये हमको कहीं से भी मिल जाएगा, तो आपने वहां से कंटेंट उठा के किन किन चीजों पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है वैल्यू एडिशन का, क्योंकि 10 नंबर का है तो अगर आप अच्छे से अच्छा आंसर भी लिख रहे हो तो भी आपको 7-7.5 नंबर मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा आंसर लिख लो। तो जो
7.5 को अगर आपको 8 करना है या 7 को 7.5 करना है, तो वो आप कैसे करोगे? लिख तो सभी एक चीज रहे, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? अब जैसे वैल्यू एडिशन की बात करें तो अब यहाँ पे क्या था, पहले हमारा था प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल, वो हम डेफिनेशन में डिफाइन कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमको शो करना है कि वो कैसे प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल से ओपन नेटवर्क मॉडल पे जा रहा है। ठीक है, तो आपने डायग्रामेटिकली इसको शो कर दिया। अब यहाँ पे क्या देखा होगा, जैसे कोई एक प्लेटफॉर्म है, सपोज अमेजोन है, तो यहाँ पे क्या होगा, बायर ने देखा और उसके पास लिमिटेड ऑप्शंस थे, उसको चाहिए, तो ही हैज टू शॉप फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म ओनली। दूसरा जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, कुछ भी XYZ, तो इसके पास लिमिटेड ऑप्शन थे, जरूरत थी, तो जो ऑप्शन सेलर ने दिखाए इसको परचेज करना ही पड़ेगा, राइट। अब ओपन नेटवर्क की तरफ खुल गए, तो यू हैव वेरियस चॉइसेस, जैसे यहाँ सेलर 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से बहुत सारे हैं। जितने लोगों को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ई कॉमर्स पे जिन्होंने रजिस्टर किया, दे ऑल विल शो देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब अगर एक ये जो बायर है, तो इसके पास 10 लोगों ने जो प्रोडक्ट शो करे, सबके पास इसके पास चॉइस होगी, मुझे उस 10 में से कौन सा लेना है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। मतलब ये आपको एक प्लेटफॉर्म, एक गेटवे प्रोवाइड करवा रहा है, जिसमें अराउंड थाउजेंड्स, इवन मोर देन थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स वो अपने प्रोडक्ट सामने रखेंगे, और आपको उसमें से, आपके पास इंडिपेंडेंस होगा टू चूज वॉट एवर यू वांट। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो एक तरीका ये है साधारण भाषा में लिखने से, और अगर आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो आपको आधे नंबर का बेनिफिट मिलेगा। वहां पे 7 आ रहे तो इसमें 7.5 मिलेंगे। दूसरी चीज, आप जो चीज जैसे करंट में चल रही है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप किसी दूसरे एस्पेक्ट को कैसे लिंक कर रहे हो, तो अब क्या है, जैसे 2022 में ये बनाया गया था तमिलनाडु फूड प्रोसेसिंग एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉर्पोरेशन। ये क्या करता है, जो फार्मर्स है और जो स्टार्टअप है उनको सपोर्ट करता है। तो ऑलरेडी ये ऑर्गेनाइजेशन उस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये जो ONDC वाला है उस पे उन फार्मर्स के लिए स्विच करना बहुत आसान रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप दिखा सकते हो कि गवर्नेंस में क्या चीज चल रही है, गवर्नमेंट किस लेवल पे काम कर रही है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया, सारे एग्जाम्पल नहीं लिखने हैं क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, स्पेस लिमिटेड है, मार्क्स भी उतने ही मिलने, कोई भी एक उठा लो। दूसरा हो गया यूपी मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश मंडी परिषद। अब इसमें क्या हो रहा है, ये लोग लोकल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप है उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं ONDC और ई नाम के साथ। ठीक है, तो या तो आप इस एग्जाम्पल को मेंशन कर सकते हो या इस एग्जाम्पल को मेंशन कर सकते हो। तो सम हाउ इफ यू विल राइट, जैसे फीचर्स हो गया, बेनिफिट्स हो गए, बेनिफिट्स में अगर कहीं ना कहीं इनको आप इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हो, जैसे ये देखो, इसमें क्या था, कस्टमर एम्पावरमेंट, बायर साइड एप्स, सेलर साइड एप्स, स्मॉलर आर्टिजन्स एंड MSMEs। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप वो यूपी मंडी परिषद वाला या जो आपका तमिलनाडु वाला है, एक एग्जाम्पल करके आप बता सकते हो, तो उससे थोड़ा सा एड ऑन हो जाएगा। तो दैट मे गिव यू द बेनिफिट ऑफ 0.5 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसे ही आप सोचो 20 सवाल है, हर सवाल में आपका आधा या 1 नंबर बढ़ेगा। तो आप चारों अगर पेपर की बात करते GS4 तक, तो 10-10, 15-15 नंबर अगर हर एक पेपर में बढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली रैंक में फायदा मिलेगा। जब ज्यादा मार्क्स आएंगे तो वहां पे आपको दूसरों से एज मिलेगा। इसी चीज की प्रैक्टिस होती है क्योंकि कंटेंट सबके पास सेम है, कोई अलग चीज नहीं लिख रहा है, चीज को लिखा किस तरीके से जा रहा है वो मैटर करता है। ठीक है, आपने 10 सोर्सेज पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सोर्स से काम की चीजें निकाल ली है, आप अपने 10 नंबर का काम कर चुके हो। ठीक है, आपको दूसरा सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो दूसरी चीजों के साथ में, जैसे ये यूपी मंडी परिषद था, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यूपी गवर्नमेंट ने ही ये स्कीम लॉन्च की थी। इसमें क्या था कि हर डिस्ट्रिक्ट का जो एक लोकल प्रोडक्ट होगा उस पर काम किया जाएगा, उसको फेमस किया जाएगा नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, फिर वोकल फॉर लोकल, सेम वे, दोनों का पर्पज एक ही है, जो लोकल चीजें हैं उनको फेमस बनाना, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो इन चीजों पे करंटली काम किया जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इनसे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो अगर 1-2 भी आपने मेंशन कर दिया, अगेन यू विल बी अहेड ऑफ 0.5 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन में इफ यू वर सपोज टू गेट 7, यू कैन एंड अप गेटिंग 8 अगर इस तरीके से चीजों को लिख दोगे। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारी कॉपीज चेक होती है, वहां पे यूजुअली वो जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं, दे यूज टू चेक योर आंसर कॉपीज। तो जितना आप चेकिंग को उनके लिए इजी बनाओगे, स्मूथ बनाओगे, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए बोला जाता है ट्राई टू राइट डाउन इन पॉइंट्स, हाईलाइट करो। ठीक है, और जितना हो सकता है जहां पे भी आपको पॉसिबिलिटी लग रही है, या तो फ्लो डायग्राम बना दो। ठीक है, या अब जैसे एक चीज यहां पे देखो, फीचर्स थे,
अब ये जैसे इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक पैराग्राफ में लिखो, एक अगर आप इनको इस तरीके से पॉइंटर्स में लिखो, फर्क है। वैसे ही अब जैसे इसमें जब हम डेफिनेशन भी लिख रहे थे तो आपको क्या है, फ्रीली एक्सेसिबल डेमोक्रेटाइज ई कॉमर्स, ठीक है। तो इनको अगर आप अंडरलाइन कर दोगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो उसको पूरा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फ्रीली एक्सेसिबल है और उसका पर्पस क्या है, डेमोक्रेटाइज करना, डिसेंट्रलाइज करना। तो अगर इन वर्ड्स का यूज हो रहा है तो वहां पे आपको ज्यादा उसको अटिपिकल बनाने की जरूरत नहीं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जैसे ये है, आप इनको अंडरलाइन करो और आगे एक एक दो दो स्टेटमेंट लिख दो। बेनिफिट्स की बात आ रही है, आपके पास नहीं ज्यादा टाइम बचा है, इस तरीके से यू कैन राइट डाउन। अदरवाइज जो दूसरा जो अप्रोच हो सकती है वो है आप इस तरीके से लिखो। अब आप ये देख लो, क्योंकि जब हम 30-40 सेकंड जो आंसर लिखने से पहले सोचते हैं उसमें हम बेसिकली इसी तरीके से एक रफ फ्रेमवर्क प्रिपेयर करते हैं अपने दिमाग में। तो इस तरीके से करके ये जैसे 6 है तो आप हेक्सागन, या 8 है तो हेक्टागन या हैप्टागन बना के इस तरीके से आप पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पैराग्राफ से लिखा हुआ ये वाला ज्यादा अच्छा इंपैक्ट देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चीजों को प्रेजेंट करना है। एक या दो चैलेंजेस आप फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं होता, उस 8 मिनट में आपको पूरा आंसर लिखना होता है। तो जितना आपके पास इंफॉर्मेशन है, ज्यादा इंफॉर्मेशन को आप इसी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आ रही बात समझ में? अब कंक्लूजन में अगेन वही चीज, उसको जितना ऑप्टिमिस्टिक रख सकते हो, रियलिस्टिक रख सकते हो उतना अच्छा, और मेन चीज को अंडरलाइन कर दो, ठीक है। तो उसका एग्जामिनर का हेडेक खत्म हो जाता है। तो ऑब्वियसली जितना स्मूथ उसको बनाओगे उतने ही अच्छे नंबर देगा। तो इस तरीके से आपको वैल्यू एडिशन करना है। ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है, ऊपर ऊपर से समझ भी आ रहा है। यही अगर आप एक इतना बड़ा 3-4 लाइन का पैराग्राफ लिख दोगे तो उसको हेडेक होगा चेक करने में। तो वहां से आपके नंबर ऐसे कटते हैं, ठीक है। तो अगेन इसका पर्पस यही है कि कैसे एग्जाम्पल्स को यूज करके आप लिख सकते हो। अब यूपी वाला भी लिख सकते हो, तमिलनाडु वाला भी लिख सकते हो, और यहां से आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो कि ये स्कीम है तो जब ये लॉन्च हुआ है तो इसको हेल्प करेगा, इस वाली जो स्कीम है उसके टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो ऐसे ही आपको एक जगह पड़ी हुई चीज को दूसरे उसमें इंटीग्रेट करना ही इज द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, और उससे ही हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये आज हमारा एक पहला एग्जाम्पल था। इसी तरीके से वील कम अप अभी विद इन 5-10 days आई ट्राई टू कंप्लीट द मेजर थीम्स इन GS3, ठीक है। तो इसको फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डू राइट इन द कमेंट बॉक्स अगर किसी को ऐसा लग रहा है कोई टॉपिक जिसमें दे आर कंफ्यूज कि इसको किस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, कैसे आप उसका नोट प्रिपेयर कर सकते हो, तो आई विल हेल्प यू विद दैट, राइट। थैंक यू। शेयर दिस वीडियो टू योर फेलो एस्पिरेंट्स।